24 घंटे के अंदर सब तैयारियां कर रही थी और पहुंच जाना था। अब वही रास्ते में जहाज़ पर हमको बताया गया, वहां पहुंचे। पहला कार्यक्रम हुआ, फिर दूसरा कार्यक्रम हुआ, तीसरा कार्यक्रम हुआ। उसके बीच में बहुत लोगों से वहां भेंट करने का अवसर मिला। अयातुल्ला अली खामनेई की सिग्निफिकेंस फॉर मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड, जो लोगों के साथ आपने रिश्ता देखा। आश्चर्य हुआ ये देखकर कि जो वेस्टर्न मीडिया में बात ईरान के बारे में बार बार कही जाती है, वो वहाँ कहीं देखने को नहीं मिला। एक बहुत रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर, जो लोग कहते हैं कि वहाँ महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता है। बहुत सारी महिलाएं जो थीं वो हिजाब में थीं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हिजाब में नहीं भी थीं। हम यहाँ एक और यूनिटी की भी बात करने आए हैं, क्योंकि हमारे साथ यहाँ वो लोग भी हैं जो अलग अलग समाज से, अलग अलग धर्मों से जुड़े हैं। जब भारत ने खंडन तो छोड़ दीजिए, शोक जताने भी बहुत देरी की थी, तो आपको लगता है कि उसमें इस मौके का में भारत को एक हाई रिप्रेजेंटेशन भेजना चाहिए था और ज़्यादा? मंडल, वहाँ प्रतिनिधि मंडल भेजा तो कुछ हुआ होगा, लेकिन जितना हो सकता था शायद उतना नहीं हुआ है। ईरान ने वो, मुझे लगता ये है कि वो दरवाजे और खिड़कियाँ अभी खोल रखी हैं। आज एक ऐसा वक्त है जब प्रधानमंत्री मोदी इस युद्ध शुरू होने के ठीक 48 घंटे पहले इजराइल होते हैं, वहाँ के संसद में फिलिस्तीन का जिक्र तक नहीं करते हैं। नई स्थिति में ईरान का क्या रोल होगा, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा उसमें क्या रोल होगा, अब उस पर मुझे लगता है कि ईरान को कंसंट्रेट करना चाहिए। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और इस खास पेशकश में मेरे साथ मौजूद हैं सलमान खुर्शीद साहब, भारत के पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व कानून मंत्री और इस वक्त कांग्रेस के फॉरेन पॉलिसी सेल के चेयरमैन भी हैं। खुर्शीद साहब अभी पिछले हफ्ते तेहरान में मौजूद थे, जहां पर इन्होंने श्रद्धांजलि दी ईरान के फॉर्मर सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को, जिन्हें आखिरकार 6 दिनों की अंतिम राजकीय संस्कार के कार्यक्रम के बाद मशहद में सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। खुर्शीद साहब, सबसे पहले तो आप, क्योंकि तेहरान के न्योते पर गए थे, आप गए थे, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जी गई थी, तमाम लोग गए थे, थोड़ा सा बताएं वहाँ का अनुभव क्या रहा और कौन सी बातें हैं जो आपकी जहन में एक बहुत गहरी छाप छोड़ गई या याद बनकर रह गई हैं? देखिए, हमारे लिए ये एक ऐतिहासिक मौका था और बहुत कम तैयारी हम कर पाए थे। हमको एक दिन न्योता आया, एक दिन में 24 घंटे के अंदर हमको तैयारी करनी थी। हमको ये भी नहीं मालूम था कि और कौन कौन जा रहा है। ये तो हमको सूचना थी कि एक सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा, लेकिन उनसे भी कोई हमारा संपर्क का कोई तो प्रश्न नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी को जो न्योता आया था, हमारे अध्यक्ष जी को आया था और लोगों को हमको आया था, तो उसके नाते मुझे नियुक्त किया गया कि आप जाएं और आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहाँ पर प्रतिनिधित्व करें। तो 24 घंटे के अंदर सब तैयारियां कर रही थी और पहुंच जाना था। अब उसकी ब्रीफिंग हो, कोई बताए कहाँ कहाँ क्या क्या होगा एक्सेट्रा, वही रास्ते में जहाज़ पर हमको बताया गया, वहाँ पहुँचे और पहुँचे हम रात को, बहुत देर पहुँचे, करीब 1:30-2 बजे रात को हम पहुँचे और सुबह 5 बजे से हमको कार्यक्रम में जाके और उसमें सम्मिलित होना था। और जो पहला कार्यक्रम हुआ, फिर दूसरा कार्यक्रम हुआ, तीसरा कार्यक्रम हुआ, उसके बीच में बहुत लोगों से वहाँ भेंट करने का अवसर मिला और एक इस बात का बात को बड़ा स्पष्ट देखने को हमको मिला कि वहाँ आत्मविश्वास बहुत है, वहाँ पर अनुशासन बहुत है, आत्मविश्वास बहुत है। कहीं हमको सड़क पर हज़ारों लाखों पुलिस वाले नहीं दिखे जो लोग ये समझें कि वो पुलिस का वहाँ पर कंट्रोल है और हर चीज़ पुलिस कराती है। स्वयं लोग कर रहे थे, सिविलियंस खुद कर रहे थे, सब कुछ खुद कर रहे थे। और जो बड़े बड़े जुलूस निकल रहे थे उनमें तो हम लोग नहीं जाके शामिल हो सके, लेकिन जो कार्यक्रम हमारे लिए रखे गए थे, श्रद्धांजलि के कार्यक्रम थे, वहाँ पर हर जगह हमको ले जाया गया। वहाँ हम अच्छी तरह गए, मिले, और लोग जो आए थे, जो और प्रतिनिधि मंडल थे, उन लोगों से भेंट हुई, बात हुई। और जो एक सर्वधर्म, वहाँ पर एक वो है कमेटी है, उन्होंने सब लोगों को बुला के अलग से बात करी। जो अफ्रीका से, सेंट्रल एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से बहुत सारे प्रतिनिधि आए थे, उन लोगों को मिलने का एक अवसर मिला। तो मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ ये देखकर कि जो वेस्टर्न मीडिया में बात ईरान के बारे में बार बार कही जाती है, वो वहाँ कहीं देखने को नहीं मिला। एक बहुत रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर था। बहुत सारे हमारे साथ प्रोफेशनल जो बात कर रहे थे, प्रोटोकॉल के लोग,
फोटोग्राफर्स जो हमारे थे, जो हमारी आवभगत कर रहे थे, उसमें से बहुत सारी महिलाएं थीं। जो लोग कहते हैं कि वहाँ महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता है, और अंग्रेज़ी बोलने वाली ज़्यादातर महिलाएं ही थीं। और इसके अलावा जो सड़कों पर हम निकल कर गए तो बहुत जगह हमने देखा, ये भी देखा कि वहाँ बहुत सारी महिलाएं जो थीं वो हिजाब में थीं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हिजाब में नहीं भी थीं। जो वहाँ की बात सुनी जाती है कि वो हिजाब ना पहनने पर वहाँ बड़ी सख्ती होती है, ऐसा होता है, वैसा कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। बस एक बात बड़ी स्पष्ट थी कि एक आत्मविश्वास के साथ वो देश जो भी उन्होंने सहा है, जो भी उनको देखना पड़ा है, उसका सामना कर रहे हैं। ना वहाँ ज़्यादा मातम है, ना वहाँ कहीं शिकायत है, ना किसी पर उंगली उठाते हैं। हाँ, जो वहाँ पर प्रोसेशंस निकलते हैं उसमें जो उनकी प्रथा है मातम की वो रहती है, और वहाँ पर जो स्लोगन्स वगैरह सुनने को मिले हैं, जो रिपोर्ट भी हुए हैं, वो भी वहाँ रहते होंगे। लेकिन साधारणतः कहीं पर हमको ऐसा कोई, जितनी स्पीचेस हुई जिस पे हम लोगों ने भाग लिया, कहीं पर वहाँ किसी को बहुत बुरा कहा जाए या किसी के लिए बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल करें, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। सिर्फ एक अपना आत्मविश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस, और एक सेंस के हम लोगों ने जो सहा है उससे हमको कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है। मतलब आपको ये नहीं लग रहा था कि ये युद्ध के साए में एक वॉर टोन कंट्री है, एक बैटर्ड कंट्री है, या लोग बिल्कुल गुस्से में हैं, खफा हैं, ब्रोकन हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। नहीं लगता बिल्कुल जैसे लाइफ नॉर्मल होती है वैसे लाइफ दिखी हमको, कहीं वॉर टोन के कोई संकेत नहीं दिखे। हमको बताया गया कि आप, जब मैं गया था इंटरव्यू के लिए, जो वहाँ का नेशनल टीवी है उसमें इंटरव्यू के लिए गया था, तो उन्होंने कहा कि हमारे पीछे जो वाली बिल्डिंग है उसको अटैक किया गया था, लेकिन हमने वहाँ कोई डैमेज नहीं देखा, वहाँ कुछ टूट फूट नहीं देखी एक्सेट्रा। और ऐसे भी हमको हर जगह दिखाते नहीं गए। मुझे बताया गया है कि जो ऑफिशियल डेलीगेशंस आए थे वो वहाँ पर उन्होंने जहाँ पर वो एयरपोर्ट पर उतरे थे, वहाँ पर शायद वो स्कूल के बच्चे जो मीना के जो अटैक में जो मारे गए थे, उनके कुछ बैग्स, किताबें और उनके जूते वगैरह वहाँ रखे गए थे। लेकिन जहाँ हम लोग पहुँचे थे, जहाँ हमको रिसीव किया गया था, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, और ना ही हमको कहीं ले जाया गया जहाँ ये जाके कहा जाता था देखिए इन्होंने किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। ऐसा कुछ नहीं था। एक बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट नेशन की तरह और बिजनेस लाइक नेशन की तरह उन्होंने हमको रिसीव किया, और वही हमको देखने को मिला। दर्शकों को याद दिला दूं कि सौरभ शुक्ला द रेड माइल जब ईरान कवर करने के लिए गए थे, उसके बाद उनसे एक लंबी बातचीत की थी। उसमें भी उन्होंने महिलाओं को लेकर आमतौर पर जो बातें की जाती हैं वेस्टर्न मीडिया में, बहुत सारी ऐसी बातों को बस्ट किया था। और आपको याद भी दिला दें कि महिलाओं की लिटरेसी लेवल बहुत हाई है ईरान में। बहुत सारी बातें हैं जो वेस्टर्न मीडिया में कही जाती हैं ईरान को लेकर। सर, एक तरफ ईरान एक टेररिस्ट रिजीम, ईविल रिजीम शब्द का इस्तेमाल करना, सरकार शब्द का इस्तेमाल ना करना, ये एक पार्ट ऑफ नैरेटिव रहा है हमेशा से। वहीं आज अब जब अयतुल्ला अली खामनेई के इस अंतिम संस्कार की तस्वीरों को देखते हैं, लाखों की तादाद में मानव समुद्र, वो ग्रैंड खामनेई मुसल्ला हो तेहरान में, कौम के शहर में श्रद्धांजलि हो, नजफ, करबला से जब ये अंतिम संस्कार गुजरा इराक में, या मशहद में फाइनली बेरियल प्रोसेस के दौरान, ये व्हाट इज़ इट जो इस रिश्ते को परिभाषित करता है, डिफाइन करता है? अयतुल्ला अली खामनेई की सिग्निफिकेंस फॉर मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड, जो लोगों के साथ आपने रिश्ता देखा। देखिए, वहाँ जो एक जितने वहाँ पर भाषण हुए, उसमें हर एक ने जिस बात पर प्रकाश डाला और जिस पे ज़्यादा एम्फेसिस रहा, वो ये था कि हम मुस्लिम यूनिटी की बात करें। हम लोग सब, कभी ये नहीं कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गद्दार हैं, कुछ ये ऐसे भी हैं जिन्होंने हमको धोखा दिया है, ऐसा नहीं किसी ने कहा। बस ये कहा कि एक मुस्लिम यूनिटी की बात करें। और हमको मौका मिला, भारत की ओर से हम गए थे, हमको ये मौका मिला कि हम ये कह सके कि आप तो यहाँ मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे हैं और हम पूरा इसमें आपके साथ हैं, लेकिन हम यहाँ एक और यूनिटी की भी बात करने आए हैं, क्योंकि हमारे साथ यहाँ वो लोग भी हैं जो अलग अलग समाज से, अलग अलग धर्मों से जुड़े हैं, जिनकी आस्था हिंदू धर्म में है, जिनकी आस्था सिख धर्म में है, या जिनकी आस्था ईसाई धर्म में है। वो लोग भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, क्योंकि हमारे देश से आए हैं। हमारे डेलीगेशन के पार्ट नहीं थे, लेकिन हमारे देश से आए हैं, उन्हीं के साथ हम आपके बीच में आए हैं। और हम आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि लार्जर यूनिटी का संदेश भारत का हम आपके लिए लाए हैं। और हम
इस बात को का पूरा समर्थन करते हैं कि आपने स्पिरिचुअलिटी को पॉलिटिक्स से जोड़ा है। स्पिरिचुअलिटी का आपका जो इमाम है उसको आपने आपका रोज़मर्रा पॉलिटिकल काम है उससे जोड़ा है, इसका हम समर्थन करते हैं। और ये क्योंकि आपका विशेष आपका अपना प्रारूप है, अपने जीवन को जीने का जो प्रारूप है, औरों का अलग हो सकता है, हमारा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसको आज हम स्पष्ट देख रहे हैं कि ये लाखों लोग जो आए हैं वो स्वयं आए हैं, उनको कोई लाता नहीं है, स्वयं आते हैं। अब जब हम गए थे खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए, तो उस समय हमें ये बताया गया कि कल रात ये सड़कें जो थी भरी हुई थी, बेतहाशा लोग यहाँ पर आए थे, सड़कें भरी हुई थी और उसके हमने वीडियो क्लिप्स वगैरह सब देखे। लेकिन जब हम पहुँचे हैं सुबह 6 बजे वहाँ पहुँचे हैं तो एक पत्ता भी नहीं था सड़कों पर, बिल्कुल खाली हमको सड़कें मिली, कोई ना पुलिस वाला था ना कोई और था, खाली सड़कें मिली, बिल्कुल ऐसे जो अपनी मर्ज़ी से हम लोग पहुँच गए। और फिर वही शाम को, उस दिन ये सारे इवेंट्स हो जाने के बाद फिर शाम को देखा कि उतने ही लाखों लोग फिर से उन सड़कों पर निकल आए। तो वो तो बात एक बड़ी अद्भुत बात है। उसको ये कह देना कि वो किसी को गाड़ियों में बिठा के ले आए, वो आगे वहाँ कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला कि गाड़ियों में बिठा के जैसे रैलीज़ में यहाँ लोग लाते हैं कि वैसे लाए हैं। खुद लोग निकल कर आए और हर एक वहाँ जो भी हमारे आसपास लोग थे, हर एक काले कपड़ों में था, मातम के कपड़ों में था, हर एक, और वो पूरा क्राउड जो आपको दिखता है उनको ही काले कपड़ों में दिखता है। सर, भारत की तरफ से क्या आपको लगता है कि हम और एक फुल मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट किसी को हम भेज सकते थे? हमारे यहाँ से बिहार के राज्यपाल गए, विदेश राज्य मंत्री गए, पवित्र मार्गरीटा, और उसको लेकर काफ़ी डिबेट चली पास्ट प्रेसिडेंट्स को देखते हुए कि क्या एक, खास करके एक ऐसे वक्त में जब भारत ने खंडन तो छोड़ दीजिए, शोक जताने भी बहुत देरी की थी, जब ईरान के सुप्रीम रिलीजियस लीडर की असैसिनेशन होती है एक ऐसे वॉर में जो एक तरफा शुरुआत की जाती है इजराइल अमेरिका की तरफ से। और तो आपको लगता है कि उसमें इस मौके का में भारत को एक हायर रिप्रेजेंटेशन भेजना चाहिए था और ज़्यादा? कुछ तो कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है, और वो कोर्स करेक्शन की हद तक हम लोग क्यों पहुँचे हैं, इस पर बहुत सारे प्रश्न हैं। उस पर हम लोग आपस में यहाँ बातचीत करें, खुलकर चर्चा हो तो उसके कुछ निष्कर्ष पे हम लोग निकल सकते हैं। लेकिन कोर्स करेक्शन की आवश्यकता थी, वो शायद कोर्स करेक्शन हमने मंडल, वहाँ प्रतिनिधि मंडल भेजा तो कुछ हुआ होगा, लेकिन जितना हो सकता था शायद उतना नहीं हुआ है। अब आगे ईरान की तरफ से क्या पेशकश होती है, क्या इनिशिएटिव लिया जाता है, उसका हम फिर उस पर हम क्या प्रतिक्रिया करते हैं, क्या रिस्पांस देते हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। लेकिन एक बुनियादी बात यह है कि ईरान ने बार बार उनकी तरफ से जिसने भी कुछ कहा हमसे, हमेशा यही कहा कि हमारा एक सिविलाइजेशनल रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, और उस सिविलाइजेशन रिश्ते को मानते हुए हम आपके साथ हैं, और आप यहाँ आए हैं, हम इसके लिए आभारी हैं कि आप लोग यहाँ विशेष तौर पर आए हैं, इसके लिए हम आभारी हैं। तो ईरान ने वो, मुझे लगता ये है कि वो दरवाज़े और खिड़कियाँ अभी खोल रखी हैं। अब हमको क्या करना है और हम क्या रिस्पांस दे सकते हैं, वो अब सवाल सरकार के सामने होगा। सर, ये बेरियल सेरेमनी पूरा होने के पहले ही हमने देखा कि एक बसानी एस्केलेशन जिस तरीके से शुरू हो गया है अमेरिका ईरान के बीच में, और पिछले 48 घंटों में हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जितने अमेरिका के स्ट्राइक्स, बंदर अब्बास पोर्ट पर स्ट्राइक्स हुए हैं, दूसरे जगहों से भी स्ट्राइक्स की खबरें आ रही हैं। ईरान ने ज़बरदस्त हमले किए हैं, बहरीन से लेकर कुवैत से लेकर। क्या आपको लग रहा है जो इस्लामाबाद अकॉर्ड किया गया, जो सीज़फायर किया गया, क्या वो ख़त्म है, क्या वो चरमरा हो चुकी है, क्या दोबारा पूरे युद्ध की धमक नज़र आ रही है, या आपको लग रहा है अभी भी फिर कदम वापस खींच सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? मुझे लगता है कि ये खटपट कुछ ना कुछ होता रहेगा, और होता रहा है, थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा घटता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये एक पूरे युद्ध की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि कोई लड़ना नहीं चाहता है, सब लोग थके हैं। अमेरिका में एपेटाइट नहीं है उन लोगों में जिनको ये माना जाता है कि वो युद्ध चाहते हैं और ईरान को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं, जो बात वहाँ के राष्ट्रपति महोदय ने कही भी, लेकिन उसकी एपेटाइट दिखती नहीं, अमेरिका के लोगों में दिखती नहीं। हाँ, समझता हूँ कि इज़राइल ज़रूर चाहेगा कि युद्ध और आगे बढ़े, उनको और मौका मिले, लेकिन अब उनकी बात
का इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा अब अमेरिका पे और लोगों पे। जैसे आपने देखा नेटो के, यूरोप के जो देश हैं, उनको कोई रुचि अब नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि ये लड़ाई आगे बढ़े। और एक जो दुष्प्रभाव इसका पड़ा, हम पर पड़ा, इंडिया पे पड़ा, भारत पर पड़ा, पूरी दुनिया पे पड़ा, उसको अब लोग चाहेंगे कि अब वो समाप्त हो जाए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मामला बिगड़ के और फिर से युद्ध की स्थिति तक पहुंचेगा। सर, इस युद्ध में एसिमेट्रिक वॉरफेयर जिसे माना गया, दुनिया के देशों ने, शायद भारत ने भी यही कैलकुलेशन किया था कि 1 हफ्ते में युद्ध निपट जाएगा, 10 दिनों में ईरान अपने घुटनों पर आ जाएगा। ईरान ने ज़बरदस्त जवाब दिया, इजराइल को जितना नुकसान पहुंचाया, अमेरिका को जितना नुकसान पहुंचाया। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप भी जीत का दावा करते हैं, ईरान में एक ट्रायम्फलिज्म है भी। क्या ईरान को भी थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए कि वो अपनी हैंड्स को ओवरप्ले ना करें? देखिए, अब ये तो आप किसी के लिए भी कह सकते हैं कि अपने हैंड्स को ओवरप्ले मत करें, और कहाँ पर लाइन खींचनी है, कहाँ तक जाना है, और कहाँ तक आप अनुमान लगाते हैं कि दूसरा जो है उस लाइन को पार करना चाहेगा या आपको उस लाइन को पार नहीं करने देगा। ये तो सामरिक एक निर्णय वहीं पर लिया जा सकता है, जो लोग पूरी स्थिति को समझते हैं, जानते हैं और अपनी स्थिति को जानते हैं कि हमारे पास क्या आमला है, हम कितना हमारे पास वेपन्स अवेलेबल हैं। बहुत कुछ वेपन्स जो बिगड़ भी गए होंगे, ख़राब भी हुए होंगे और जो नष्ट भी हुए होंगे युद्ध के दौरान। तो ये तो वही वो लोग तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब सब लोग चाहते हैं कि एक नई स्थिति बने, और उस नई स्थिति में ईरान का क्या रोल होगा, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा उसमें क्या रोल होगा, अब उस पर मुझे लगता है कि ईरान को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। वेस्ट एशिया का मैप स्वरूप बदल चुका है, ईरान एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर के तौर पर इमर्ज हो चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट में यही माना जा रहा है कि कुछ परमानेंट चेंजेस अब हो गई हैं। भारत एक तरफ जहां इजराइल के खेमे में नज़र आता है, यूएई को ब्रह्मोस बेचने की बात कर रहे हैं हम। खाड़ी देशों में भारत की चिंता है कि हमारे लगभग 1 करोड़ लोग हैं और उसको हम वी कांट रॉक दैट बोट, इसलिए ज़रूरी है कि हम खाड़ी देशों के साथ खड़े नज़र आए। यूएई को ब्रह्मोस जैसे ऑफेंसिव वेपन बेचने की अगर बात कर रहे हैं, इन सब के अपने बहुत मायने होते हैं स्ट्रैटेजिक लैंग्वेज में। देखिए, वो सब ठीक है, लेकिन कल को ईरान से हमारे संबंध फिर से ठीक हो गए या संबंध जो है जो और मजबूत हो गए और ईरान ने कहा कि हमको भी ब्रह्मोस दे दीजिए, तो क्या करेंगे? देखिए, सोचना चाहिए ना, हर चीज़ बिना सोचे समझे कर देना लोकतांत्रिक देश के लिए एक राजनीतिक विषय जो है वो बड़ा गंभीर बन जाता है। तो हमने जो वेपन सप्लाई करना शुरू किया है, तो आज हम इस बात की शिकायत करते हैं कि यूरोप वेपन सप्लाई करता है हमारे पड़ोस में, और वो वेपन्स हमारे खिलाफ उपयोग में लाए जाते हैं। तो आज अगर हम शिकायत यूरोप की कर रहे हैं, तो कल लोग हमारी शिकायत भी करेंगे। तो क्या हमने इन बातों को पहले से ध्यान रखते हुए सोचा है कि नहीं सोचा है कि हम लोग जैसे जहां हमको ट्रांजैक्शन दिखता है, हम उसको ट्रांजैक्शन को एकदम लपक के पकड़ लेते हैं? क्या ऐसी नीति हम लोग बनाएंगे? क्या एक दुनिया भर का हम वेपन सप्लायर बनना चाहते हैं? बन सकते हैं, बने हैं, कहीं पर हम पहुंचा भी रहे हैं, उसका लोग उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन इन बातों पर थोड़ा गंभीरता से और गहराई से सोचने की आवश्यकता है, ताकि आगे चलकर ये हमारे लिए एक समस्या ना बने। सर, इसमें लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट में अगर आपको लगता है कि ये 60 दिनों के बाद, अब पता नहीं ये 60 दिन चलेंगे नहीं, सीज फायर ब्लो अप होगा, आपने कहा कि इस तरह के एपिसोड्स होंगे, लेकिन पूरी शायद डीरेलिंग ना हो, क्या भारत उस खेमे में है जहां से ईरान टोल वसूली करेगा? क्या ईरान को टोल वसूली करनी चाहिए हॉर्मुज स्ट्रेट में? देखिए, अब इसके कई विषय हैं कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होता है, उसके लिए भारत ने हमेशा बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा है, क्योंकि वो सिर्फ हॉर्मुज का ही सवाल नहीं होगा, वो फिर मलाका स्टेट्स में भी आ जाएगा, वो और जगह पर भी आ जाएगा। तो इसको बहुत जल्द कह देना संभव नहीं है कि इस पर हमारा क्या पक्ष हो सकता है या होगा। पूरी स्थिति को अच्छी तरह समझ के सबसे पहले तो शांति जो हो स्थापित हो, पूर्ण रूप से शांति स्थापित हो, उसके बाद फिर इस पर चर्चाएं होंगी और चर्चाओं में किस तरह से ये बात आगे बढ़ेगी, भारत उस समय क्या कहता है और क्या कहेगा, इन सब चीज़ों पर ये निर्भर रहेगा। अभी कुछ बात जो है कंक्लूसिवली कहना संभव नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे, इजराइल के साथ रिश्तों
को गति मिली जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे 1992 में। यूपीए के टर्म में भी हमने देखा कि होमलैंड सिक्योरिटी, आतंकवाद के मसलों पर काफ़ी कोऑपरेशन आई। उस वक्त इनफैक्ट लेफ्ट पार्टियों की बहुत प्रेशर भी थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कोऑपरेशन को जारी रखा था इजराइल के साथ में। आज एक ऐसा वक्त है जब प्रधानमंत्री मोदी इस युद्ध शुरू होने के ठीक 48 घंटे पहले इजराइल होते हैं, वहाँ के संसद में फ़िलिस्तीन का जिक्र तक नहीं करते हैं, लेकिन अब वो इंडोनेशिया जाकर 2 स्टेट सोल्यूशन की बात ज़रूर कर रहे हैं, जो भारत का परंपरागत मुद्दा स्टैंड रहा है फ़िलिस्तीन को लेकर। क्या इंडिया को एक डेस्परेट कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है इजराइल के साथ अपनी डीलिंग्स में, जिसको जेडी वैंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी पब्लिक आउटबर्स्ट में बहुत कुछ सुना जा रहे हैं? हम आखिर बहुत संयम रखकर क्यों डील कर रहे हैं इजराइल के साथ? अब संयम तो एक बहुत अच्छा शब्द है, और ये संयम है कि या ये कुछ और है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये मामला सिर्फ इजराइल का नहीं है, ये मामला सिर्फ एक विशेष ट्रिप का नहीं है। ये मामला जो एक संपूर्ण फॉरेन पॉलिसी का परिप्रेक्ष्य है, ये उसका मामला है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो हमेशा से एक परंपरागत रूप से जो नैतिकता रही है हमारी फॉरेन पॉलिसी में, वो एक बहुत प्रमुख हिस्सा हमारी फॉरेन पॉलिसी का विदेश नीति का रहा है, उसको हमने दरकिनार कर दिया है। तो डर्टी वर्ड बन गया है आज मोरालिटी, क्योंकि मोरालिटी, एथिक्स आज ऐसा लग रहा है कि उसका कहीं कोई रोल ही नहीं बचा है। भारत को विशेष स्थान दुनिया में इसके लिए मिला करता था, इसलिए नहीं कि भारत बहुत बड़ा बाज़ार है, भारत बहुत शक्तिशाली है। बहुत कुछ आज भारत के पास है जो कल को नहीं था, लेकिन जब नहीं भी था तब भी भारत का नैतिक और भारत का जो मॉरल स्टैंड था, जो भारत का एथिकल स्टैंड था, उसका बखान पूरी दुनिया में हुआ करता था और उसकी वजह से भारत का वर्चस्व पूरी दुनिया में था। आज उसको हम खो बैठे हैं, ट्रांजैक्शनल हो गए हैं। आइए सौदा करिए, आप कुछ देते हैं, हम कुछ लेते हैं, हमें कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए। ये सिर्फ सौदे की राजनीति और सौदे की डिप्लोमेसी जो है, वो भारत को, जहाँ भारत का जो सही स्थान है उससे कहीं नीचे ले आएगी और लेती आ रही है। तो इस पर, इसको कोर्स करेक्शन कहें या इस पर एक फ्रेश थिंकिंग कहें, इस पर पुनर्विचार कहें, जो भी कहें, वो करने की आवश्यकता है। सर फाइनली संसद का सत्र शुरू हो रहा है 20 जुलाई से। एज फॉरेन पॉलिसी कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन, आप कौन से ऐसे विदेश नीति के मुद्दे हैं जिस पर आप लोग चाहेंगे कि वहाँ सरकार? हम तो सिर्फ चाहते हैं कि वो विदेश नीति बता दें कि क्या है, कि चीन से हमारे संबंध कैसे हैं और कैसे होने चाहिए, ये बता दें कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं और कैसे होने चाहिए। और पाकिस्तान पर जब हम आरोप लगाते हैं और सही लगाते हैं कि वो आतंकवाद को सहयोग देते हैं, आतंकवाद वहाँ से हम पर प्रहार करता है, तो पाकिस्तान को किस तरह से हमने वो स्पेस दे दी, वो जगह दे दी कि वो वाइट हाउस में बैठकर और इजराइल और वाइट हाउस और ईरान के बीच में समझौते करा रहे हैं, और वो समझौते के लिए मुनीर साहब जा रहे हैं, वहाँ के फील्ड मार्शल जा रहे हैं। ये बहुत सारे सवाल हमारी विदेश नीति से जुड़े हैं। तो ये पहले क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और हम कहाँ हैं, ये सवाल है कि हम कहाँ हैं, वो पहले बताएं। सर भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत को लेकर अभी बहुत बवाल मचा हुआ है। राम माधव जी ट्रैक 2 कॉन्फ्रेंस में गए थे, नहीं गए थे कोलंबो में। वो बवाल भारतीय जनता पार्टी के 2 अलग अलग लोगों के बीच का बवाल है। आरएसएस क्या चाहती है, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है। बात तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी होती है और होती होगी और होती रहेगी। ये तो बहुत स्पष्ट बात होनी चाहिए। आपको लगता है कि मिर्वाइज उमर फारूक, महबूबा मुफ्ती यही कह रहे हैं कि नहीं, अगर ईरान अमेरिका बात कर सकते हैं तो अब वक्त आ गया कि भारत पाकिस्तान बात सही है। जो भी कहता है कि नहीं होनी चाहिए, जो भी कहता है होनी चाहिए, उसको ये समझना चाहिए कि स्थिति क्या है, किससे बात करेंगे। कोई आप तलवार लेके खड़ा है आपके सामने, उससे आप बात करनी शुरू करेंगे। कोई बंदूक लिए और एक बम लिए आपके सामने खड़ा है तो आप उससे बातचीत करेंगे, कैसे बातचीत करेंगे। पहले वो आदमी आराम से बैठे तो बातचीत होगी। मुझे याद है कि जब वियतनाम की बातचीत की बात उठी थी, वियतनाम और अमेरिका के बीच में जो बात होनी थी, जो वियतकॉन्ग के बीच में, तो पहले 3 महीने तक यही चर्चा रही कि वो टेबल का जो स्वरूप है वो क्या होगा, स्क्वायर टेबल होगी कि और रेक्टेंगुलर टेबल होगी, इसी पर चर्चा चलती रही। और उसके बाद फिर वो लोग बैठे कि हम जब बैठेंगे तो किस तरह से बैठेंगे और कैसे बातचीत होगी।
तो बातचीत होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होनी चाहिए, उसको कोई मना नहीं करता है, लेकिन कब, कैसे और क्यों, इन चीज़ों पर पहले विचार करने की आवश्यकता है। तो इसलिए अभी वो ट्रैक 2 की बात हुई है, अगर उस पर खुलकर बताते कि हम ट्रैक 2 की बात कर रहे हैं, इसका सरकार से कोई विशेष वो नहीं है, संबंध नहीं है, लेकिन अगर कोई अच्छी बात निकलेगी तो हम देखेंगे। लेकिन उन्होंने फ़ौरन कह दिया कि ये लोग कौन हैं, ये लोग कौन हैं, ये अपने लिए कर रहे हैं, हम कौन, हम नहीं इनको जानते, ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अरे क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो सरकार के बीच में से ये निकला होगा ना। तो कितनी बात को कितना मोड़ तोड़ के रखेंगे सामने और कितना छुपाएंगे, ये प्रश्न है। तो आपने जो मुझसे पूछा कि हम क्या चाहते हैं पार्लियामेंट में, हम सच्चाई सुनना चाहते हैं। और चीज़ों पे सच्चाई कहें ना कहें, लेकिन कम से कम विदेश नीति पर सच्चाई बता दें हमको। चलिए, एक अच्छी सी बातचीत, लेकिन एक लंबी बातचीत अंग्रेजी में की है खुर्शीद साहब के साथ। हमारी जो वीकली फॉरेन पॉलिसी डायलॉग पॉडकास्ट है वो आप रविवार दोपहर को ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया सर जी आपका शुक्रिया, वक्त बहुत देने के लिए। शुक्रिया। आप लोग भी हमारे साथ जुड़े। सहयोगी मोहम्मद मेहरबान के साथ मैं स्मिता शर्मा। नमस्कार, आदाब।